Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my second video on the high frequency maths questions for SNAP, IIFT, ZAT, CMAT and other competitive exams. Today I will see two questions. एक होगा टाइम एंड वर्क पे और दूसरा परसेंटेज पे. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. क्वेश्चन कहता है a person can complete a job in 120 days. He works alone on day 1. On day 2, he is joined by another person who also can complete this job in exactly 120 days. On day 3, they are joined by another person of equal efficiency. Like this, every day a new person with the same efficiency joins the work. How many days are required to complete this job? देखिए ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड उसमें होता है वो होता है मेथड ऑफ इफिशियंसी. मेथड ऑफ इफिशियंसी. और हमें कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम में हर क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करें. इफिशियंसी बेसिकली होता क्या है कि एक इंसान की कैपेबिलिटी वो कितना काम करता है. जैसे अगर कोई बंदा है, मान लीजिए राम है, उसकी उसकी इफिशियंसी आएगी 5 वर्क पर डे. मतलब एक दिन में वो 5 वर्क करता है. या अगर कोई एक और है, मान लीजिए श्याम, उसका इफिशियंसी है 10 वर्क पर डे. मतलब वो एक दिन में 10 वर्क करता है. तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा हुई? श्याम की इफिशियंसी ज्यादा हुई राम से. इसका मतलब राम जो है वो वर्क को जल्दी कंप्लीट कर लेगा. तो अब हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन कहता है ए पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज. कोई एक बंदा है ए, मान लीजिए, वो किसी वर्क को 120 डेज में कंप्लीट करता है. ही वर्क्स अलोन ऑन डे 1. मतलब पहले दिन सिर्फ ये काम करता है. ऑन डे 2 ही इज जॉइंड बाय अनदर पर्सन हु कैन आल्सो कंप्लीट दिस जॉब इन एग्जैक्टली 120 डेज. मतलब जो एक दूसरा बंदा बी है वो भी इस वर्क को 120 डेज में ही कंप्लीट करेगा. हाँ. ऑन डे 3 दे आर ज्वाइंड बाय अनदर पर्सन ऑफ इक्वल इफिशियंसी. मतलब इफिशियंसी सेम है. मतलब अगर सी जो थर्ड डे कोई बंदा ज्वाइन करेगा इस वर्क को, उसकी भी इफिशियंसी सेम होगी. पहले दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, अगले दिन ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे. ऐसे होता जाएगा और काम कंप्लीट हो जाएगा. अब देखिए इसको करने का मेथड है कि अब हम, क्योंकि यहाँ वर्क दिया नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि वर्क जो होगा ना वो कुछ भी मान लेते हैं. हम 100 वर्क भी मान सकते हैं, लेकिन हम ना 120 के मल्टीपल में मानते हैं. या तो हम वर्क मान लेते हैं कि 120 वर्क है, या हम मान लेते हैं 240 वर्क है, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस में इजी रहेगा. तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि लेट दी वर्क बी 120. तो ए कितने दिन में काम कर रहा था? 120 डेज में. वर्क कितना है? हमने कितना माना है? 120 वर्क है. तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 120 वर्क बाय 120 डे. यही तो होगा ना, वर्क बाय डेज. तो ये कितना हो जाएगा? 1 वर्क पर डे. अब क्या कह रहा है कि जितने लोग हैं, बी है, बी भी 120 डे में ही काम कर रहा है. बी भी इस वर्क को 120 डे में ही कर रहा है. तो बी की भी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 1 वर्क पर डे. सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 1 वर्क पर डे. तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? ऑन डे 2 ही ज्वाइंड बाय अनदर पर्सन. मतलब पहले दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, सेकेंड दिन ए प्लस बी काम कर रहा है. पहले दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, सेकेंड डे ए प्लस बी काम कर रहा है, थर्ड डे ए प्लस बी प्लस सी. ऐसे करते पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा. ए का एफिशिएंसी क्या है? 1. सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे का वर्क है, फर्स्ट डे वर्क. सेकेंड डे कितना होगा? 1 + 1 ए प्लस बी. ये सेकेंड डे. तीसरा दिन का काम क्या होगा? 1 + 1 + 1. ऐसे चलता जाएगा. और टोटल वर्क है कितना? हमने कितना माना था? 120. तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 डॉट एन
120। अब हमें यहाँ नंबर ऑफ डेज निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा है ना, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी जॉब, कितना दिन लगेगा ये वर्क को कंप्लीट करने में। तो अब ये 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या हो गया? ये सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? ये होता है n × n + 1/2। तो यहाँ कितना है? यहाँ n डिजिट तक का सम है, n × n + 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 120। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n × n + 1, ये कितना हो गया? ये हो गया 120 × 2, मतलब n × n + 1, ये कितना हो गया? 120 × 2, 240। अब अगर हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर दें, n² + n, और इस साइड इक्वल टू 240 है। अदर साइड क्या आ गया? n² + n - 240 इज इक्वल टू 0। यहां से हम n की वैल्यू निकाल लें और इस तरह से हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है जो हमें चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये n × n + 1 क्या हो गया? n × n + 1 ये है क्या? मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। मतलब अगर हमें पता चल जाए, अगर हम इस 240 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दें कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए, तो हमको डायरेक्ट निकल जाएगा, फिर हमें वो क्वाड्रेटिक के मेथड से नहीं जाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? n × n + 1, इस 240 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 240 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 24 लिख सकते हैं। इस 10 को ब्रेक कर दो, 2 × 5 10 हो गया। 24 को हम नॉर्मली क्या 24 क्या होता है? 8 3 या 24। हम चाहें तो 8 को भी 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हम इस जो हमारे पास मल्टीपल आया, क्या इससे हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बना सकते हैं? कोशिश करते हैं। अगर हम इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 3। वैसे ही इस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 2, मतलब ये 15 हो गया और ये 16 हो गया। हाँ, ये तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो n × n + 1 की वैल्यू क्या हो गई? 15 × 16। तो हमारा n क्या आ गया? 15। मतलब अगर वर्क 120 है तो सारे बंदों को काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 डेज। मतलब 15 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली हम पहले किए हुए, और परसेंटेज के एक क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते ही है, वो चाहे स्नैप हो, टेस्ट में तो शायद ये टेस्ट में तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन हाँ जैट के लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा। लेकिन हाँ उसके अलावा जितने इनमैट वगैरह के तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है, रवि इन्वेस्ट 50% of his monthly savings in fixed deposit, 30% of the rest on his savings in is invested in stocks, and the rest goes into Ravi's savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank for savings account and fixed deposit is 59,500, then Ravi's total monthly savings is, कह रहा है रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स इन फिक्स्ड डेपोजिट। मान लीजिए कितना कह 100% अगर उसकी सेविंग्स है, उसमें कह रहा है रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफडी में उसने कितना कर लिया? 50%। इसे हम दो मेथड से करते हैं। पहला जो है वो बहुत, जैसे हम एग्जाम में इसको प्रोसीड करेंगे, तो एफडी में इसने 50% कर लिया अपने सेविंग का। तो इसके पास हमारा रिमेनिंग कितना हुआ? 50%। उसने जो सेविंग्स थी उसका 50% उसने एफडी में लगा दिया। कह रहा है 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग
ये इस 50% का 30% इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में उसने बेसिकली कितना लगाया है, 30% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है 50%, मींस 30% ऑफ 50% कितना हो जाएगा, 30/100 इंटू 50%। तो ये कितना हो जाएगा 15%। अब रिमेनिंग कितना हुआ, तो अब रिमेनिंग की वैल्यू हो गई 50% माइनस 15%, दिस विल बी इक्वल टू 35%। अब क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक, अब उसने जो बैंक में टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब सेविंग्स अकाउंट में उसके कितने हैं 35% और फिक्स्ड डिपॉजिट में उसने कितने किए थे 50%। तो 50% प्लस 35% इसने टोटल बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये कितना हो गया 85%। तो कह रहा है कि इस 85% की वैल्यू कितनी है, यहाँ दिया हुआ है इज 59,500, 59,500। तो उसकी टोटल होनी कितनी चाहिए 100%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 59,500 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, यही तो इसकी टोटल सैलरी होगी। अब हम इसे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ 700 आ जाएगा। तो इसकी टोटल सेविंग्स कितनी हो गई, टोटल सेविंग्स की हो गई 70,000। ये तो एग्जाम में इसको तो हम और तेजी से करेंगे, तो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा हुआ। और दूसरा मेथड हम मान लेते हैं इसकी सैलरी जब कुछ मतलब ये क्या रवि टोटल सेविंग मान लेते हैं, टोटल सेविंग्स इसकी कितनी है 100p, कोई वैल्यू नहीं दिया है तो 100p मान लेते हैं। तो इसने एफडी में कितना दिया है 50% ऑफ 100p, ये कितना हो जाएगा 50/100 इंटू 100p, यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया 50p। 50p इसने फिक्स डिपॉजिट में कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग 100p माइनस 50p, 100 जो हमने टोटल सेविंग लिया था माइनस 50, तो ये कितना हो गया 50p। उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट मेथड में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अब कह रहा है स्टॉक्स में कितना है, इसके स्टॉक्स में 30% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना था 50p आया था। जब 30% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15p, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से या 15p। अब रिमेनिंग कितना हुआ, ये हो गया 50p माइनस 15p मतलब 35p। तो हमने जिस तरीके से लास्ट में समझा था कि क्या कहता था, द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट में कितना अब इसके रह गए 35 और उसने एफडी में कितना किया था 50, तो वही हो गया 35p प्लस 50p, ये किसके बराबर हो गया 59500, मीन्स 85p जो है वो कितना हो गया 59,500। तो 1p कितना हो जाएगा 59,500 बाई 85। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 700। तो और हमारा सेविंग्स था कितना, हमने एज्यूम कितना किया था 100p, तो 700 इंटू 100 दिस विल बी इक्वल टू 70,000। तो अगर मैं कह रहा हूं क्या हो गया सीमैट स्नैप, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कैट 2017 का क्वेश्चन है, जब उस समय अरिथमेटिक पार्ट बहुत ज्यादा आते थे कैट के क्वेश्चन के एग्जाम में, तो उसी बेसिस को हम लेके इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय।